हाय एवरीवन। सो ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे और इससे हम लोग एलपीपी को बनाएंगे। तो शुरू करने से पहले गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी अभी से लाइक कर दे। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ मॉडल M1 एंड M2। एक मैन्युफैक्चरर है जो दो टाइप का मॉडल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉडल M1 एंड मॉडल M2। ईच मॉडल ऑफ टाइप M1 रिक्वायर्स 4 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 2 hours ऑफ पॉलिशिंग। मॉडल M1 जो है उसकी रिक्वायरमेंट है 4 घंटे ग्राइंडिंग के लिए और 2 घंटे पॉलिशिंग के लिए। इसी तरीके से ईच मॉडल ऑफ टाइप M2 रिक्वायर्स 2 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 hours ऑफ पॉलिशिंग। M2 की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास है जो कि है 2 घंटे ग्राइंडिंग के लिए ले रहा है और पॉलिशिंग के लिए 5 hours। ओके, नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरर हैज 2 ग्राइंडर्स एंड 3 पॉलिशर। अब जो मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 2 टाइप के मॉडल है M1 M2 और जिसकी रिक्वायरमेंट्स हमने देखी, उस मैन्युफैक्चरर के पास ग्राइंडर्स कितने हैं? 2 ग्राइंडर और 3 पॉलिशर है। ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 hours अ वीक। 2 ग्राइंडर है, हर एक ग्राइंडर क्या करेगा? 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते में। ओके, और एंड ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 hours अ वीक। और इसी तरीके से पॉलिशर जो है वो 60 hours काम करता है हर हफ्ते। ओके, सो प्रॉफिट ऑन मॉडल M1 मॉडल इज ₹3 एंड प्रॉफिट ऑन M2 मॉडल इज ₹4। ओके, सो वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन दी वीक इज सोल्ड इन दी मार्केट। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है मार्केट में सोल्ड हो जा रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर एलोकेट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू दी 2 टाइप्स ऑफ मॉडल। सो जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो जो 2 टाइप के मॉडल है M1 M2, वो मैन्युफैक्चरर उसको कैसे एलोकेट करेगा सो दैट ही कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ वीक। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है जो उसके पास अवेलेबल जो है और उसको जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एलोकेट करना होगा। तो वो किस तरीके से एलोकेट करे कि उसका जो है प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा रफ देख लेते हैं। हमारे पास एक है मैन्युफैक्चरर, ओके, जिसके पास 2 टाइप के मॉडल है। एक है मॉडल M1 और दूसरा है मॉडल M2। ओके, मॉडल ईच मॉडल ऑफ टाइप M1 रिक्वायर्स 4 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 2 hours ऑफ पॉलिशिंग। M1 मॉडल के पास क्या है? 4 hour ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग के लिए 4, यहाँ पे 4G का मतलब हुआ 4 hours ऑफ ग्राइंडिंग। ओके, और 2 hour ऑफ पॉलिशिंग, ये M1 के लिए था। इसी तरीके से मॉडल M2 के लिए क्या बोला है? 2 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 hours ऑफ पॉलिशिंग। सो 2 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 hours ऑफ पॉलिशिंग। ओके, और मैन्युफैक्चरर के पास 2 ग्राइंडर है, 3 पॉलिशर है। मैन्युफैक्चरर के पास 2 ग्राइंडर है और 3 पॉलिशर है। हो गया। इसके बाद लिखा है ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 hours अ वीक। हर हफ्ते एक ग्राइंडर 40 घंटे काम कर सकता है। तो एक ग्राइंडर 40 घंटे काम कर सकता है और पॉलिशर जो है 60 hours इन अ वीक काम कर सकता है हर एक, तो इसके लिए 60। ओके, तो एक ग्राइंडर 40 घंटे काम कर सकता है एक हफ्ते में, तो 2 ग्राइंडर 80 hours काम कर सकता है। इसी तरीके से अगर 3 पॉलिशर है मैन्युफैक्चरर के पास और एक पॉलिशर 60 hours इन अ वीक काम कर सकता है, तो 3 पॉलिशर क्या 60 × 3 यानी कि 180 hours काम कर सकता है। ओके, और इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट दिए हुए मॉडल M1 के ₹3 और मॉडल M2 के लिए ₹4, और हम लोगों को निकालना है कि वो कैसे एलोकेट करे कि उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आए। सो मैन्युफैक्चरर के पास जो चीज़ है 2 ग्राइंडर 3 पॉलिशर, और जो मैन्युफैक्चरर के पास जो मॉडल है M1 M2 उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये जो है रिक्वायरमेंट्स है ये दोनों, और ये मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरर को किस तरीके से ग्राइंडर और पॉलिशर को एलोकेट करना है, ऐसा एलोकेशन इसको करना है कि इसका पास जो हफ्ते भर में जो भी है मैक्सिमम प्रॉफिट आए। ओके, सो ये जो चीज़ था ये समझने वाली चीज़ थी कि क्या अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर के पास, तो ये चीज़ अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट्स ये है। ओके, इसके बाद हम लोग टेबल बना के भी समझ लेते हैं। टेबल बनाने से जो है एलपीपी का जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया है, इसके बाद टेबल बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाया मैंने। मशीन हमारे पास क्या है? ग्राइंडिंग मशीन, पॉलिशिंग मशीन। तो मशीन लिखा है, मॉडल भी हमारे पास 2 है,
M1 मॉडल, M2 मॉडल। ओके, सो पहले इस दोनों को फिलअप करते हैं। हमारे पास M1 मॉडल के लिए देखते हैं पहले। M1 मॉडल की क्या है रिक्वायरमेंट्स, 4 आवर्स ग्राइंडिंग के लिए, 2 आवर्स पॉलिशिंग के लिए। सो M1 में 4 आवर्स ग्राइंडिंग के लिए और पॉलिशिंग के लिए 2 आवर्स। इसी तरीके से M2 मॉडल में देखेंगे, M2 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, 2 आवर्स ग्राइंडिंग के लिए, 5 आवर्स पॉलिशिंग के लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर्स ग्राइंडिंग के लिए M2 में, ग्राइंडिंग के लिए, और 5 आवर्स पॉलिशिंग के लिए। ओके, प्रॉफिट है क्या हमारे पास, यहाँ तक हो गया। हाँ, यहाँ पे देखेंगे ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 आवर्स। जैसे कि हमने बोला कि एक ग्राइंडर 40 आवर्स काम कर रहा है और मैन्युफैक्चरर के पास 2 ग्राइंडर है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, अवेलेबल चीज़ था। तो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया लिमिटेशन ऑफ मशीन का। तो मशीन की लिमिट क्या है, हमारे पास जो अवेलेबल है उसी को लिमिटेशन बोल रहे हैं। ओके, सो लिमिटेशन क्या है हमारे पास, जैसे कि ग्राइंडिंग के लिए क्या है, ग्राइंडिंग के लिए क्योंकि हमारे पास 2 ग्राइंडर है, 2 मैन्युफैक्चरर हैज 2 ग्राइंडर्स एंड 3 पॉलिशर। 3 पॉलिशर यहाँ भी लिख देते हैं। ओके, और ईच ग्राइंडर 40 आवर्स काम कर रहा है, तो 2 ग्राइंडर 80 आवर्स काम करेगा। ओके, और यहाँ पे है पॉलिशर 60 आवर्स काम कर रहा है, 3 पॉलिशर है, तो यहाँ पे 120। ओके, तो ये चीज़ को यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट इसके बाद है प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल इज ₹3। सो इसके लिए ₹3 है। M1 मॉडल के लिए प्रॉफिट 3 है और M2 मॉडल के लिए ₹4 है। सो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ओके, ये टेबल बन जाने के बाद जो हम लोगों को LPP फॉर्म करना इजी हो जाता है। ओके, सो LPP फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले चीज़ होता है डिसीजन वेरिएबल। सो डिसीजन वेरिएबल हम लोग क्या करेंगे, पहले डिसीजन वेरिएबल बनाएंगे। ओके, डिसीजन वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग के पास कितने मॉडल्स है उसको देखेंगे। तो हमारे पास मॉडल है M1 और M2। सो 2 मॉडल है हमारे पास, तो 2 डिसीजन वेरिएबल बनेगा। इसी तरीके से अगर 3 मॉडल या 4 मॉडल रहता तो जितने मॉडल्स रहते उतने हम लोग डिसीजन वेरिएबल बनाते। तो यहाँ पे लिख देंगे X1 और X2 क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है M1 मॉडल और M2 मॉडल के लिए रिस्पेक्टिवली भी लिख देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग को जो सेकेंड चीज़ है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए हम लोग प्रॉफिट को देखेंगे। सो प्रॉफिट के लिए हम लोग यहाँ पे देख लिए M1 का और M2 दोनों का प्रॉफिट जो हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द प्रॉफिट ऑन बोथ द मॉडल्स आर गिवन, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरर है उसको वो उसके जो रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से एलोकेट करना है कि मैक्सिमम जो है प्रॉफिट आए, मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ वीक। ठीक है, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैक्स जेड। ओके, हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मैक्स जेड के फॉर्म में होता है, मैक्स जेड इक्वल टू CX। सो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट को देखेंगे M1 के लिए 3 है और M2 के लिए 4 प्रॉफिट है। सो हमने जो डिसीजन वेरिएबल लिया है उसको यहाँ पर हम लोग को यूज करके लिखना होगा। X1 जो है हम लोगों ने किसके लिए मांगा, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं। ओके, सो X1 जो है हमारे पास M1 के लिए हमने यूनिट लिया है और X2 M2 के लिए। सो यहाँ पे हो जाएगा 3X1 + 4X2। ओके, 3 M1 के लिए, 4 M2 के लिए। इसी तरीके यहाँ पे X1 M1 के लिए, X2 M2 के लिए। तो और हम लोग को मैक्सिमाइज करना है तो हमने मैक्सिमाइज में लिख दिया। जब हमारे पास डिसीजन वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, उसके बाद जो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है बनाने में, वो है कंस्ट्रेंट्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बना लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कितने बनेंगे, 2 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे क्योंकि हमारे पास 2 मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन और पॉलिशिंग मशीन 2 है। ओके, जब डिसीजन वेरिएबल हमने बनाया तो हम लोगों ने मॉडल्स को देख के बनाया। मॉडल्स 2 थे इसलिए 2 डिसीजन वेरिएबल हुआ, लेकिन कंस्ट्रेंट्स कितने बनेंगे हमारे पास 2, क्योंकि एक ग्राइंडिंग मशीन है और एक पॉलिशिंग मशीन है। सो सबसे पहले ग्राइंडिंग के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट्स बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 जो टेबल में है वो तो हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अच्छा से इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल ऑन ईच ग्राइंडर्स फॉर 1 वीक इज 40। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास 40 जो है नंबर ऑफ आवर्स है एक ग्राइंडर के लिए। सो देयर आर 2 ग्राइंडर्स, हेंस द मैन्युफैक्चरर डज नॉट हैव मोर देन 2 × 4 80 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग। ओके, मतलब जो मैन्युफैक्चरर था हमारे पास, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था हमारे पास, उसको क्या है, उसका पास अवेलेबल जो है 80 आवर्स है ग्राइंडिंग के लिए।
ओके मतलब ये अवेलेबल है, इससे ज़्यादा हम लोग किसी को एलोकेट नहीं कर सकते, हमें एलोकेट ही करना है ना जो हमारे पास अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट्स है। सो हम लोग एलोकेट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम कितना है 80 आवर्स है ग्राइंडिंग के लिए। सो यही इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि Hence the manufacturer does not have more than 80 hours of grinding। 80 आवर्स से ज़्यादा वो ग्राइंडिंग में वो नहीं लगा सकता क्योंकि पास मैक्सिमम उसके पास 80 आवर्स ही है। ओके और M1 की जो रिक्वायरमेंट है ग्राइंडिंग के लिए वो 4 आवर्स है और M2 की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्राइंडिंग के लिए वो 2 आवर्स है। सो ग्राइंडिंग का जो कंस्ट्रेंट्स बनेगा हमारे पास वो बनेगा 4x1। M1 के लिए हमने 4 यूनिट कंसिडर किया था हमारा डिसीजन वेरिएबल। सो M1 4x1 प्लस 2x2। M2 के लिए यहाँ पर 2 है 2x2 और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 80। ओके सो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों हुआ, लेस देन का सिंबल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है ये जो लाइन लिखा है ना मैन्युफैक्चर डज नॉट हैव मोर देन 80 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, मैन्युफैक्चर के पास 80 आवर्स ही है। इसीलिए ये जो क्या था हमारे पास ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये जो हमने लेफ्ट में लिखा है ना 4x1 प्लस 2x2 ये रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबल है वो 80 आवर्स है, इसीलिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल दिया गया। सो ग्राइंडिंग के लिए कंस्टेंट हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे पॉलिशिंग के लिए भी कंस्टेंट्स देखेंगे। ओके सो सिमिलरली हमने पॉलिशिंग के लिए भी लिखा है कि हमारे पास 3 पॉलिशर है और सो अवेलेबल टाइम फॉर पॉलिशिंग इन अ वीक इज गिवन बाय 3 × 60 यानी कि 180 आवर्स। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास 3 जो है मैन्युफैक्चरर के पास पॉलिशर है और एक पॉलिशर जो है एक हफ्ते में 60 आवर्स ले रहा था, तो 3 × 60 यानी कि 180। ओके सो 180 हो गया। सो 180 आवर्स जो है पॉलिशिंग के लिए। इसी तरीके से M1 की जो रिक्वायरमेंट्स है पॉलिशिंग के लिए वो 2 आवर्स है और M2 के लिए 5 आवर्स है। ओके यहाँ पे पॉलिशिंग में M1 के लिए 2 आवर्स था और M2 के लिए 5 आवर्स था। ओके सो हम लोग यहाँ पे अपना पॉलिशिंग का कंस्ट्रेंट्स बना लेंगे। हो जाएगा यहाँ पे 2x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 180। ओके 2x1 यहाँ पे 2 पॉलिशिंग M1 के लिए था और M2 के लिए 5 था और लेस देन इक्वल टू 180। ये वाला लेस देन इक्वल टू का सिंबल इसलिए लिए क्योंकि जो अवेलेबल मैन्युफैक्चरर के पास जो टाइम है मतलब पॉलिशिंग के लिए वो 180 है और अवेलेबल रिक्वायरमेंट्स जो है हमारे पास ये वाला है, तो रिक्वायरमेंट्स लेस देन इक्वल टू जो अवेलेबल है। ओके सो ये बन गया हमारे पास कंस्ट्रेंट्स। सो हम लोग फाइनल जो अपना जो हमारा एलपीपी बन के आया उसको एक बार में यहाँ पे लिख देंगे। फाइनली हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हमारे पास मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। सो मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 2 है तो कंस्ट्रेंट्स को हम लोग सब्जेक्ट टू करके लिखते हैं। सब्जेक्ट टू कॉमा कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट वाला है हमारे पास 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80 और दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास पॉलिशिंग के लिए है 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 180। ओके अब इसके बाद में हम लोग सबसे नीचे क्या लिखते हैं डिसीजन वेरिएबल को। x1 x2 डिसीजन वेरिएबल है तो हम लोग लिखेंगे x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लाइन भी मिस नहीं करना है, इसको भी लिखना है। तो हमारे पास ये एलपीपी बन के आया। ओके गाइस तो ये बन के आया हमारा जो फाइनल एलपीपी है वो। इसको ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारा जो क्वेश्चन था कि मैन्युफैक्चरर को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो वो किस तरीके से एलोकेट करे, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है सिंप्लेक्स मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है, बिगेम मेथड वगैरह है, बहुत सारे मेथड्स है एलपीपी के। तो उससे हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इन सारे मेथड्स की जो वीडियो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख सकते हैं। ओके सो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप लोगों का जो एक क्वेश्चन आया था कि सिंप्लेक्स मेथड को रियल लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं। सो आई होप ये वाला वीडियो देख के आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि सिंप्लेक्स मेथड रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। मतलब आपका क्वेश्चन था कि हम लोग पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो समझिए कि आप है मैन्युफैक्चरर, आपके पास 2 ग्राइंडिंग मशीन है, 3 पॉलिशिंग मशीन है और एक ग्राइंडिंग मशीन 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते में और पॉलिशिंग मशीन 60 घंटे काम करता है एक हफ्ते में।
और आपके पास दो आपने मॉडल बनाए हैं, मॉडल की रिक्वायरमेंट्स भी है, तो आपको अपने मशीन को इन दोनों मॉडल्स में कुछ इस तरीके से एलोकेट करना है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ओके, सो इस चीज को ही एलोकेट करने के लिए हम लोग एलपीपी को पढ़ते हैं, एलपीपी को सॉल्व करते हैं और सिंप्लेक्स मेथड इसके लिए यूज होता है। सो इसके आगे का सॉल्व करने के लिए आप लोग जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो वीडियोस सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड्स की, आप उसको देख सकते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों का ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि सिंप्लेक्स मेथड रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है। सो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को समझ में आया होगा कि एलपीपी का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।